नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। पी ब्लॉक वाले चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले भाग में हमने आवर्त सारणी से परिचय प्राप्त कराया। भाई आवर्त सारणी होता क्या है, ये क्लास 11th का टॉपिक है और 11th में आप लोगों को आवर्त सारणी खूब अच्छे से पढ़ाया गया है तत्वों के वर्गीकरण नामक चैप्टर से, और उसी को हमने छोटे से वीडियो में समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको वो वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको आवर्त सारणी समझ में आया भी होगा। आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं हैं, थोड़ा हम उस विशेषताओं पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से पी ब्लॉक के वर्गों को एक एक करके क्रम से हम लोग अध्ययन करेंगे। आवर्त सारणी में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। इसको क्लास 11th में खूब अच्छे से बताया गया है और यदि आप उसे वहां पर नहीं पढ़े हैं तो एक दो वीडियो के माध्यम से हम उन चीजों पर डिस्कशन कर लेंगे और ये चीजें पी ब्लॉक तत्व में जब हम लोग वर्ग पढ़ेंगे क्रम से तो उसमें भी आती रहेंगी। तो उन चीजों पर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद से हम वर्गों का अध्ययन करेंगे। वीडियो क्रम से होगा और पी ब्लॉक वाले चैप्टर को हम लोग खूब अच्छे से समझेंगे। यहां पर सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे परमाणु आकार के बारे में। भाई परमाणु आकार होता क्या है, तो प्यारे बच्चों यहां पर हम सबसे पहले एक परमाणु का स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो किसी भी परमाणु का अपना एक नाभिक होता है। क्या होता है भाई? नाभिक होता है। और नाभिक के बाहर इस तरह के वृत्तीय कक्षाएं होती है जिसको कि कोश कहा जाता है। और सबसे बाहरी कोश को बाह्यतम कोश को क्या कहते हैं? संयोजकता कोश कहते हैं। संयोजकता कोश, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे परमाणु आकार की। तो किसी भी परमाणु का आकार उसकी परमाणु त्रिज्या के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर? परमाणु त्रिज्या के आधार पर। जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, किसी भी परमाणु का आकार उसकी परमाणु त्रिज्या के आधार पर दिया जाता है। अब भाई परमाणु त्रिज्या क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई क्या होती है? तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको समझना है परमाणु त्रिज्या। तो ध्यान देना, परमाणु का अपना एक नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोश तक की दूरी को, यहां से यहां तक बाह्यतम कोश तक की दूरी को बोला जाता है परमाणु त्रिज्या। समझ में आ गई होगी बात। परमाणु त्रिज्या है क्या? तो परमाणु त्रिज्या नाभिक से बाह्यतम कोश तक की दूरी को बोला जाता है परमाणु त्रिज्या। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। भाई कैपिटल आर या स्मॉल आर हो सकता है, ठीक है। तो परमाणु त्रिज्या को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? आर द्वारा। और जो परमाणु त्रिज्या होती है परमाणु आकार के समानुपाती होती है। ये भी बात याद रखना। क्या? तो परमाणु जो आकार होता है, आकार वह समानुपाती होता है परमाणु त्रिज्या के। ये भी बात आपको याद रखनी है। यदि परमाणु त्रिज्या अधिक होगा तो परमाणु आकार भी अधिक होगा, और यदि परमाणु त्रिज्या कम होगा तो यहां पर परमाणु आकार भी क्या होगा? छोटा होगा। तो परमाणु त्रिज्या के समानुपाती होता है परमाणु आकार। तो यहां से समझ में आ गया होगा कि भाई जो परमाणु त्रिज्या है इस पर निर्भर करेगा किसी भी परमाणु का आकार। और परमाणु त्रिज्या क्या होता है? तो नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोश तक की दूरी को बोला जाता है परमाणु त्रिज्या। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज पर और डिस्कशन करेंगे, प्रभावी नाभिकीय आवेश। इंग्लिश में बोला जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको दिया था एक वैज्ञानिक ने जिसका नाम है जीमान, और उसी के नाम पर इसको जेफ के नाम से जाना जाता है। ZEFF, जेफ के नाम से इसको जाना जाता है। और भाई जेफ क्या है? तो किसी भी परमाणु का जो नाभिक है कोश पर अपना प्रभाव दिखाता है, और नाभिक का बाह्यतम कोश पर जो प्रभाव होता है, यानी कि नाभिक संयोजकता कोश पर जो प्रभाव दिखाता है उसी को बोला जाता है जेफ। यानी कि यहां पे संयोजकता कोश पर नाभिक का जो प्रभाव है, इसी को क्या कहते हैं? जेफ कहते हैं।
यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश कहा जाता है। यहां पर भी देख सकते हैं कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोष पर नाभिक का प्रभाव प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। मतलब कि बाह्यतम कोष पर नाभिक का प्रभाव होता है, इसी कारण तो इस कोष के बाह्यतम कोष वो इसके भीतर वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या होते हैं, नाभिक द्वारा प्रभावित होते हैं। नाभिक द्वारा क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि नाभिक बाह्यतम कोष पर जो प्रभाव दिखाता है उसे ही जैफ कहते हैं। और ध्यान देना, ये जो जैफ होता है, जैफ यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश, यह व्युत्क्रमानुपाती होता है किसकी, परमाणु त्रिज्या की, परमाणु त्रिज्या के। ये भी बात याद रखना, जैफ जो होता है परमाणु त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और परमाणु त्रिज्या परमाणु आकार के समानुपाती होता है, परमाणु आकार के क्या होता है, समानुपाती होता है। आपको ये भी बात याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखना कि जैफ जो होता है परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि यदि परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा, यदि परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी तो जैफ घटेगा, और यदि परमाणु त्रिज्या में कमी आएगी तो इसका मतलब ये है कि जो जैफ है इसमें वृद्धि होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जैफ जो होता है परमाणु त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि व्युत्क्रम अनुपात होता है, और जो घटना परमाणु त्रिज्या के साथ होगी ठीक उसका उल्टा किसके साथ होगा, जैफ के साथ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। भाई नाभिक तो बाह्यतम कोष पर प्रभाव दिखा रहा, नाभिक बाह्यतम कोष पर प्रभाव दिखा रहा, लेकिन ये जो भीतर के कोष है, ये जो भीतर के कोष है बाह्यतम कोष को नाभिक के प्रभाव से बचाते हैं। भीतर के कोष बाह्यतम कोष को नाभिक के प्रभाव से बचाते हैं। क्यों? तो ये जो नाभिक है सबसे पहले भीतर के कोष पर अपना प्रभाव दिखाएगा, उसके बाद से प्रभाव उसके अगले कोष पर दिखाएगा, उसके बाद से उसके अगले कोष पर। इस तरह से नाभिक का प्रभाव कम होता जाएगा। मतलब कि बाह्यतम कोष पर नाभिक का प्रभाव कम होगा, किसकी तुलना में, भीतर के कोष की तुलना में। तो यहां पर भीतर के जो कोष है बाह्यतम कोष को नाभिक के प्रभाव से बचाते हैं। इस प्रभाव को बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव। क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। इसको भी हम यहां पर एक लाइन में लिख लेते हैं। भाई परिरक्षण प्रभाव क्या है, परिरक्षण प्रभाव। तो ध्यान देना, जो भीतर के कोष हैं, भीतर के कोष, भीतर के कोष बाह्यतम कोष को, बाह्यतम कोष को नाभिक के प्रभाव से बचाते हैं, उसे क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। तो परिरक्षण प्रभाव भी समझ में आ गया होगा कि परिरक्षण प्रभाव क्या होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखना कि जो भीतर के कोष होते हैं ना, बाह्य कोष को नाभिक से बचाते हैं, नाभिक के प्रभाव से बचाते हैं, मतलब कि जैफ से बचाते हैं। और इस बचाव को, इस प्रभाव को बोला जाता है परिरक्षण प्रभाव। यहां तक आपने समझा। इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले, और उसके बाद से हम जानेंगे कि भाई वर्ग और आवर्त में क्या घटना घटित होती है। हमने आवर्त सारणी आपको बता रखा है, जिसमें कि वर्ग और आवर्त के बारे में खूब बढ़िया से बताया गया है। अब यहाँ पर परमाणु आकार का या परमाणु त्रिज्या का वर्ग या आवर्त में क्या घटना घटित होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद से हम यहां से आगे के टॉपिक को अभी कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या और जैफ की वर्ग और आवर्त में क्या घटना घटित होती है उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम वर्ग के बारे में जानते हैं।
सबसे पहले वर्ग के बारे में आप लोगों को बताया गया है कि आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, 18 है, जिसमें से हम लोग पहला वर्ग लेते हैं। कौन सा? पहला, जिसमें जो तत्व है उसकी बात करते हैं। कौन से तत्व है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्ट्रिजियम और फ्रांसियम, ये तत्व है। यहां पर हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, सोडियम का 3, लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, इस तरह से इसका 37 आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो हो जाएगा 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s2, 2s1, इसका निकालते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यदि हम इसका निकालें तो इसी तरह से आएगा क्या? इसी तरह से आएगा अंतिम कोष में 4s1। इसी तरह से इसका निकालें तो आएगा अंतिम कोष में 5s1। इसका निकाला जाए तो आएगा अंतिम कोष में 6s1। इसका यदि निकालें तो अंतिम कोष में आएगा क्या? 7s1। तो यहां पर हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला। तो प्यारे बच्चों यहां पर देखना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर की ओर थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हाइड्रोजन है, इसका नाभिक है और नाभिक के बाहर एक कोष है। कितना? एक ही है ना, एन की संख्या 1 है, यानी कि कोष 1 है। ये लिथियम है और इसमें कितने कोष हैं? 2 कोष हैं। ये नाभिक है और नाभिक के बाहर कितने कोष है भाई? 2 कोष हैं। इसकी बात करते हैं तो इसमें कितने कोष हैं? 3 कोष हैं। तो ये नाभिक और इसके बाहर कितने कोष? 3 कोष। इधर आएंगे तो इसका हो जाएगा 4 कोष, 1, 2, 3 और 4। उसी तरह से इसका आएगा 5, इसका हो जाएगा 6, इसका 7, इस तरह से। तो देखो एक वर्ग में जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? कोषों की संख्या बढ़ रही है। यहाँ पर 1 कोष है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इसका मतलब है कि यहाँ पर त्रिज्या छोटी है, यहाँ पर त्रिज्या उससे बड़ी, यहाँ पर त्रिज्या इससे भी बड़ी। इस तरह से ऊपर के नीचे की ओर जाते हैं ना, ऊपर से नीचे की ओर एक वर्ग में जो त्रिज्या है, क्या त्रिज्या, ये क्या होती है? बढ़ती है। त्रिज्या क्या होती है? और बढ़ती है। और यहां पर आप लोगों को बताया गया है कि जब त्रिज्या बढ़ेगी तो त्रिज्या के साथ समानुपाती संबंध किसका होता है? परमाणु आकार का। यानी कि आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ये भी बात बताया गया कि जो त्रिज्या होती है व्युत्क्रम संबंध होता है किसके साथ? जेफ के साथ। इसका मतलब ये है कि जो जेफ है वो क्या होगा? घटेगा। यानी कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर त्रिज्या बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप आकार में वृद्धि होती है और जिस कारण से जेफ क्या होता है भाई? घटता है। एक लाइन में इसको लिखते हैं, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। वृद्धि होती है, जिससे आकार में, परमाणु आकार में वृद्धि होती है। वृद्धि होती है फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप जेफ घटता है। जिसके फलस्वरूप जेफ क्या होता है? घटता है। आपको ये बातें जाननी पड़ेगी। क्या कहा गया कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो त्रिज्या में वृद्धि होती है। त्रिज्या में वृद्धि होने के कारण आकार भी बढ़ेगा, क्योंकि इनमें क्या होता है? समानुपाती का संबंध होता है। और जिसके कारण जेफ घटता है, क्योंकि त्रिज्या और जेफ में क्या होता है? व्युत्क्रम का संबंध होता है। तो यहां तक आपने बातें समझ लिया। अब हम बात करेंगे आवर्त की। किसकी? आवर्त की। तो प्यारे बच्चों एक हम आवर्त यहां पर उठाएंगे, आवर्त नंबर 2। आवर्त नंबर 2, इसमें जो तत्व है उसको देख लेते हैं कौन कौन से तत्व है। वही पी ब्लॉक वाला उठाते हैं। क्या है? तो यहां पर लिखते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये तत्व है। यहां पर बोरोन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 5, कार्बन का 6,
नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियान का 10। परमाणु क्रमांक भी हमने लिख रखा। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p1, ये होगा। इसका निकालें तो ये हो जाएगा 2s2 2p2। इसी तरह से इसका भी निकालेंगे तो हो जाएगा, हम वाह्यतम कोष का निकाल रहे हैं, जैसे कि इसका वाह्यतम कोष है, उसी तरह से ये आवर्त 2 है, दूसरे ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरेगा, इतना भी याद रखना है। तो 2s2 और 2p3 हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए, 2s2 और 2p4 फ्लोरीन के लिए, 2s2 और 2p5 और नियान के लिए 2s2 2p6। ये हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लिया। अब देखना यहाँ पर यदि हम स्ट्रक्चर बनाएं तो ये इसका नाभिक है और नाभिक के बाहर 2 कोष, यहां भी वही है नाभिक और नाभिक के बाहर कितने कोष, 2 कोष। यहां पर भी वही है नाभिक और नाभिक के बाहर कितने कोष, 2 कोष। यहां पर नाभिक और इसके बाहर 2 कोष, यहां पर भी वही चीज होगा और यहां पर भी वही चीज होगा। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं। क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखते हैं कि इसके वाह्यतम कोष में कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो वाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं 3। यहां पर कितना है, 4, 1, तो देखते हैं यहां पर 1 2 3 और 4। यहां पे कितने हैं, तो 5, 1 2 3 4 और 5। यहां पर कितने हैं, 6, 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर कितने हैं, 7, 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहां पर कितने हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहां पर हमने इलेक्ट्रॉनों को भी भर लिया। देखो यहां पर दूसरा ही कोष है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 3 है। एक नाभिक, और नाभिक कितने इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा है, 3 को। लेकिन इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, याद रखना, जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन। 5 प्रोटॉन यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं। यहां पर देखो, यहां पर है 6 प्रोटॉन नाभिक में, यानी कि धनावेशों की संख्या है 6 और बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितनी, 4। इससे पहले 2 इलेक्ट्रॉन और है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 जो प्रोटॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पर 5 प्रोटॉन जो है 5 इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि यहाँ पर भी तो 2 हैं, उसको संभाल रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 7 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है और कोष तो वही है। तो यहां पर कितने प्रोटॉन है, 5 प्रोटॉन है और 5 प्रोटॉन बाह्य कोष को संभाल रहा है। यहां पर 6 प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन, 6, और ये क्या कर रहा है, बाह्य कोष के इलेक्ट्रॉन को संभाल रहा है। तो स्पष्ट है कि 5 जो प्रोटॉन है यानी कि नाभिक का प्रभाव यहां पर कम होगा, और यहां पर 6 है और ये दूसरे कोष को ही संभाल रहा है ना, तो इस कारण से यहां पर नाभिक का प्रभाव ज्यादा होगा बाह्य कोष पर। वही चीज यहां पर चलते हैं तो यहां पे 7 प्रोटॉन हो जाता है, मतलब कि नाभिक का प्रभाव और बढ़ जाता है। और यहां पर कितना है, 8 प्रोटॉन हो जाता है, नाभिक का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। उसी तरह से यहां पर 9 प्रोटॉन हो जाता है और यहां पे 10 प्रोटॉन हो जाता है। इस तरह से हम कहें कि एक आवर्त में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो नाभिक का प्रभाव बाह्य कोष पर बढ़ता है। प्यारे बच्चों, नाभिक का प्रभाव बाह्य कोष पे जो होता है उसी को क्या कहते हैं, जेफ बोला जाता है। समझना होगा बात को, क्या कहते हैं भाई, जेफ कहते हैं। अब देखो आगे, यहां पर लेफ्ट टू राइट जब हम लोग एक आवर्त में जाते हैं तो जेफ बढ़ता है। क्या होता है, जेफ बढ़ता है। जब जेफ बढ़ेगा तो जेफ का परमाणु त्रिज्या के साथ कैसा संबंध है, व्युत्क्रम का ना। तो जेफ बढ़ रहा है तो ये परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी, जिसके कारण आकार भी क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि परमाणु त्रिज्या और आकार में कैसा संबंध है, समानुपाती का संबंध है। बातें समझ में आ गई होगी। तो एक आवर्त में जब हम लोग लेफ्ट से राइट की जाते हैं यानी कि दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, जेफ बढ़ता है। जेफ बढ़ने के कारण परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है। इसका मतलब है कि आकार घटता जाता है।
यहां तक आप लोगों ने समझ लिया कि भाई एक आवर्त और वर्ग में परमाणु त्रिज्या, परमाणु आकार और जैव के साथ क्या घटना घटित होगी। तो प्यारे बच्चों, यहां तक आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद से और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर अब हम डिस्कशन करेंगे। प्यारे बच्चों, अगला जो स्पीसीज आता है आवर्त सारणी का, वो क्या है, आयनन एंथैल्पी, और इसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। यदि हम पी ब्लॉक तत्व पढ़ते हैं तो उसमें ये चीज अभी बार बार देखने को मिलेगा। आयनन एंथैल्पी को इंग्लिश में बोला जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसको आईपी से प्रदर्शित करते हैं। आयनन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसको प्रदर्शित करेंगे किससे, तो आईपी से। देखो आयनन एंथैल्पी क्या होता है, तो यहां पर लिखा है किसी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब हमें दिखाना पड़ेगा भाई परमाणु को, ये परमाणु है और इसमें ये कोश है, क्या है, कोश है, और यहां पर ये वाला क्या है, बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश। इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजकता कोश। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बाहर निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आवश्यक ऊर्जा, उसी को बोला जाता है क्या चीज, तो आईपी, यानी कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल। बातें समझ में आ गई होगी। क्या कहा गया कि कोई भी परमाणु है उसके गैसीय अवस्था में, किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, ध्यान देना यहां पर, यदि कोई परमाणु ठोस अवस्था में है, क्या है, ठोस अवस्था में, तो इसमें कुछ हम ऊर्जा देंगे तो वह द्रव अवस्था में जाएगा। उसके बाद से हम क्या करेंगे, कुछ और ऊर्जा देंगे तो गैसीय अवस्था में जाएगा। अब इसमें यदि हम ऊर्जा देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन करेगा। तो जो यहां पर हम ऊर्जा खपत कर रहे हैं वही ऊर्जा कह रहा है क्या, आईपी है, वही क्या है, आईपी है। और गैसीय अवस्था में ही इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा, ठोस अवस्था में नहीं। जब तक यह ठोस गैस अवस्था में नहीं जाएगा तब तक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होगा। तो यहां पर वही बात किया जा रहा है कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी को बोला जाता है आईपी। उसी को क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं। अब यहां पर ध्यान देना भाई, जो आईपी होता है ना, आईपी, इसका संबंध जेफ के साथ समानुपाती का होता है, समानुपाती का। इसका मतलब है कि यदि जेफ बढ़ेगा तो आईपी भी बढ़ेगा, और यदि जेफ कम होगा, जेफ घटेगा तो आईपी भी घटेगा। इतना याद रखना है। और जो जेफ है इसका संबंध परमाणु त्रिज्या के साथ क्या होता है, व्युत्क्रम का, ठीक है, त्रिज्या के साथ क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध। यदि हमें त्रिज्या के बारे में पता है कि त्रिज्या घट रही है कि बढ़ रही है, तो हम जेफ के भी बारे में जान सकते हैं और आईपी के भी बारे में जान सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं यहां पर, और यहां पर हमने आईपी की बात किया। एक इलेक्ट्रॉन को जब हमने निकाला तो हो जाएगा प्रथम आईपी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। यहां पर बाह्यतम कोश से एक ही इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जा सकता, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को भी निकाला जा सकता है। यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा उसका क्या चीज, द्वितीय आईपी, और यदि तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, तृतीय आईपी। तो हम यहाँ पर प्रथम आईपी की बात कर रहे हैं, प्रथम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसी को बोला जाता है आयनन एंथैल्पी। अब हम बात करेंगे वर्ग की। किसकी बात करेंगे, वर्ग की। देखो जो हमने वर्ग बताया पहला, इसमें कौन कौन से तत्व है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तत्व है। और यदि हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो आकार है उसमें वृद्धि होता है। जैसे हाइड्रोजन का इतना छोटा, लिथियम का इतना बड़ा, सोडियम का और बड़ा, पोटेशियम का और बड़ा, रुबिडियम का और बड़ा।
इस तरह से हम लोग ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु आकार में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर नाभिक है और नाभिक से कोष की दूरी बढ़ती जाती है, नाभिक से कोष की दूरी बढ़ती जाती है। इसका मतलब है कि परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। अब परमाणु त्रिज्या का जेफ के साथ कौन सा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का है ना, तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। इसका मतलब है कि परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है तो जेफ क्या होगा, जेफ घटेगा ना, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, जेफ घटेगा भाई, जेफ घटेगा। और जेफ का आईपी के साथ कैसा संबंध है, कैसा संबंध है, समानुपाती का। इसका मतलब यह है कि जो जेफ है ये भी क्या होगा, घटेगा, ये भी कम होगा। भाई जेफ घट रहा है ना, आईपी घटेगा, क्या चीज, तो आईपी क्या होगा भाई, घटेगा, क्योंकि जेफ के साथ आईपी का कैसा संबंध है, समानुपाती का संबंध है। बातें समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम और बात करेंगे किसका, तो आवर्त का, आवर्त का। प्यारे बच्चों यहां पर हम वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है, जिस कारण से परमाणु का आकार बढ़ता है और आकार बढ़ने के कारण उसका जेफ घटता है और जेफ के घटने के कारण आईपी भी घटता है। मतलब ये होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन काम है, क्योंकि यहां पर जेफ ज्यादा है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान काम है। यानी कि यहां पर हम कम ऊर्जा देकर के भी इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पर अधिक ऊर्जा देना पड़ेगा, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये बातें आपको समझनी चाहिए। आवर्त संख्या 2 की बात करते हैं, जिसमें कि हम तत्व लेते हैं बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां तक लेकर के चलते हैं। देखो हमने अभी बता रखा कि जब हम लोग एक आवर्त में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेफ क्या होता है भाई, जेफ क्या होता है, बढ़ता है। लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो जेफ में वृद्धि होती है और जेफ का संबंध आईपी के साथ कैसा है, समानुपाती का है। इसका मतलब है कि आईपी भी क्या होगा, आईपी भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब यही है कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम होगा, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान काम नहीं होगा। यानी कि यहां पर कम ऊर्जा खपत करके भी हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ की आईपी कम होगी और यहां से यदि निकालना होगा इलेक्ट्रॉन तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब है कि आईपी बढ़ जाएगी। बातें समझ में आ गई होगी। प्यारे साथियों, यदि आपको ये चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगता है और चीजों को समझ में आता है तो जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, और इसके साथ ही साथ हम और भी अच्छा सुधार करेंगे और भी अच्छे तरीके से आपको इस चैप्टर में आगे डिस्कशन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में इस चैप्टर के कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहे नारायण सर क्लासेस के साथ।